ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आज की पहली बड़ी खबर, उससे पहले एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जो महाकुंभ से आ रही है। महाकुंभ में देखिए आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं। कटरीना कैफ को आप देख रहे हैं जो संगम में डुबकी लगा रही हैं। कटरीना कैफ के अलावा तमन्ना भाटिया इससे पहले महाकुंभ पहुंची और तमन्ना ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार को देख रहे हैं। अक्षय कुमार महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई अक्षय कुमार ने। एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संगम में डुबकी लगाई है। कटरीना कैफ भी पहुंची जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। तो महाकुंभ पे कौन कौन सी शख्सियत पहुंची आज आपको बताएंगे। अक्षय कुमार ने क्या कहा, कटरीना ने क्या कहा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज सीएम से क्यों भिड़ गई आतिशी, बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात क्यों भिड़ गई सीएम और आतिशी, इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन आज बड़ी चीज यह थी कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, दिल्ली विधानसभा का। तो तस्वीर देखिए जरा, यह है दिल्ली की विधानसभा, देश की राजधानी की असेंबली जो है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए असेंबली पहुंचने से पहले सीएम कहां थी। सीएम रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं सदन जाने से पहले पहुंची, झंडे वाला मंदिर पहुंची, मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए। उसके बाद देखिए एक और तस्वीर सामने आई जिसमें आतिशी के पास पहुंची खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, आतिशी से हाथ मिलाया है। ये सियासत की अच्छी तस्वीर है। ये शिष्टाचार मुलाकात सियासत को और जीवंत करती है। ये तस्वीर आप विधानसभा की देख रहे हैं। चारों तरफ बयानों के बीच, वार पलटवार के बीच ये तस्वीर जब खुद सीएम पहुंची और आतिशी से हाथ मिलाया उन्होंने, आतिशी ने उन्हें मुबारकबाद दी। लेकिन इस बीच देखिए अगली तस्वीर। यह तस्वीर विचित्र है। ये आप देख रहे हैं बीजेपी के विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता को केजरीवाल की सरकार के दौरान मार्शल ने उठाकर बाहर फेंका था। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के विधायक थे। 2015 में उन्हें मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया था। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। विजेंद्र गुप्ता बन गए स्पीकर विधानसभा में। आज स्पीकर की कुर्सी मिली, उसके बाद सबने उन्हें मुबारकबाद दी है। अब ये राइट खुद विजेंद्र गुप्ता के पास होगा कि मार्शल से किसे उठाकर बाहर करना है और किसे सदन से बाहर करना है। अब चाबी उनके पास आ गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी करके आई थी कि विधानसभा में हंगामा करेंगे। तो आतिशी देखिए सीएम ऑफिस पहुंच गई, पोस्टर लेकर मुख्यमंत्री से मांग करने की 2500 रुपए कहां है। जो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने थे वो कब दिए जाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में है कि विधानसभा में और बाहर बीजेपी और सीएम को घेरेंगे। दिल्ली में सरकार बदली लेकिन पहले जैसा ही हंगामा और बवाल फिर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी अब नारेबाजी कर रही है और सवालों के तीर बीजेपी पर छोड़ रही है। सबसे ज्यादा घमासान 2500 रुपए को लेकर है, जिसे लेकर पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम आमने सामने हैं। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था
कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। महिला सम्मान पर आतिशी ने बीजेपी को घेरा तो सीएम ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। कहा केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपए देने की 1000% गारंटी है। अब देखिए जरा 2500 पर कैसे आर पार हो रही। 2500 दिल्ली वालों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बीजेपी क्या कह रही है, आप क्या कह रही? पहले इधर देखिए, आतिशी ये पोस्टर लेकर पहुंची थी। चुनाव में पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था। आतिशी ने कहा दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने की गारंटी दी थी। हम बीजेपी सरकार से यह वादा जरूर पूरा करवाएंगे। 2 दिन से हम सीएम से मिलने का वक्त मांग रहे थे, चिट्ठी भी लिख दी, 2500 रुपए के वादे की याद भी दिला दी। आज जाकर सदन में सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात हुई। पहली कैबिनेट में फैसला लेने का वादा तो टूट गया है। हमें पहले ही लग रहा था बीजेपी कोई ना कोई बहाना बनाएगी। हमने आर्थिक रूप से मजबूत दिल्ली हैंडओवर की है। 10 साल में दिल्ली का बजट 30 से 77 हजार करोड़ रुपए हो गया, जबकि दिल्ली में हमारी सरकार को केंद्र से 1 रुपया नहीं मिला है। दिल्ली की जनता से जो वादा किया है उस पर बहाने न बनाएं, नहीं तो हम सदन से सड़क तक मजबूती से मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। अब सीएम ने इस पर जवाब दिया, हम जनता से झूठे वादे नहीं करते हैं, जो संकल्प लिया है उस पर काम कर रहे हैं। हम 4 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कई स्तर की समीक्षा की है, लेकिन जब सरकार के खजाने पर नजर डालते हैं तो हमें दिल्ली के सारे खजाने खाली मिलते हैं। लेकिन हमें अपने वादे पूरी तरह से याद है। महिला समृद्धि योजना 1000% लागू की जाएगी दिल्ली में। महिला दिवस यानी 8 मार्च से यह स्कीम जरूर लागू करेंगे। विस्तार से प्लान बनाकर हम योजना लागू करने वाले हैं। 2500 रुपए का प्लान, दरअसल 11,000 करोड़ का खर्च होगा इसमें। दिल्ली में लागू हो रही इस स्कीम की बहुत चर्चा हुई। महिला समृद्धि योजना से बजट पर भी असर पड़ेगा। अनुमान है कि इस पर 950 करोड़ रुपए महीना खर्च सरकार पर आएगा और सालाना लगभग 11 से 12 हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा। दिल्ली की गरीब महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। अनुमान है कि पात्र महिलाओं की संख्या दिल्ली में करीब 38 लाख हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पैसे उसके बाद हर महीने अकाउंट में आएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। 2500 पे घमासान मचा है आतिशी, और आप कह रही 2500 लेकर मानेंगे, और बीजेपी कह रही है हम देंगे, क्योंकि लेकिन आपने खुद खजाना खाली कर दिया है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को दिए जाने का जो फैसला है वो लिए जाएगा। हमें चिंता है इस बात की कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। हमने जो भी वायदा किया, जो हमारा मैनिफेस्टो था, सारे वायदों को 99% नहीं, पूरा 100% पूरा करेंगे। आपने जो वादा किया दिल्ली के लोगों से वो वादा पूरा कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा कीजिए। उसके नाम पे ये बहाना तो कोई नहीं मानेगा कि दिल्ली का बजट घाटे में। इनको क्या पता वादे क्या होते हैं। वादा और वफादारी को आम आदमी पार्टी से सर्टिफिकेट ले तो उससे बड़ा बेवफाई और बेवादा करने वाला आदमी कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनको तो वादों और वफाई का पता ही नहीं, उनसे क्या पूछें। हम गए थे आज सीएम साहब से मिलने गए थे कि पहले कैबिनेट में नहीं हो पाया, लेकिन 8 मार्च तक का टाइमलाइन था। मैं उम्मीद करता हूं कि 8 मार्च तक अपनी वादों को पूरा करेंगे, और यही कहने गए थे सीएम साहब। प्रियोरिटी हमारा संकल्प पत्र है, जो गारंटी दिल्ली की जनता को दी गई है उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना, यही हमारी प्राथमिकता है। तो आपने सुन लिया दिल्ली के सियासतदानों को। आइए अब आपको बताता हूं, बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आने वाली है। खबरें ये हैं, अरविंद केजरीवाल आज रात भर सो नहीं पाएंगे, विरोधी कह रहे हैं। दरअसल ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज देखिए विधानसभा में पहले क्या हुआ। विधानसभा में जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है, तरविंदर सिंह मारवा, वो खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने हमला किया आतिशी पर। क्या करेंगे? ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है, आतिशी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके, पैसे चले गए। अध्यक्ष जी पैसे
पैसे पैसे। अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे इनको पैसे। अब आपको बताऊं, जिन्हें आप सुन रहे थे इन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है। अब देखिए केजरीवाल के लिए मुश्किल क्या है। कल केजरीवाल के लिए बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल ही सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या है आज तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दावा यह है कि सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार का काला चिट्ठा है। खबर है कि इसमें आप सरकार की गलत शराब नीति की भी रिपोर्ट है। केजरीवाल की शराब पॉलिसी से दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 10 साल सत्ता में रहे केजरीवाल ने इसे कभी सदन में पेश नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सदन में पहले ही दिन ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता ने कहा इसी सत्र में सीएजी की सभी 14 की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। एलजी विनय सक्सेना कल दिल्ली विधानसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। सदन में पहले ही दिन आप विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी इस वक्त घबराई है, इसलिए बवाल मचाकर वो सदन की कार्रवाई टालना चाहते हैं, इसलिए वो आज हंगामा कर रहे थे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी संविधान के तहत बनी अथॉरिटी है। सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए बनाई गई। सीएजी सरकार के प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर होती है। सीएजी की रिपोर्ट मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, लेकिन रिपोर्ट सरकार और पूर्व मंत्रियों की मुसीबत बढ़ा सकती है। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्री ए राजा गिरफ्तार हुए। 2001 में गुजरात के सीएम केशुभाई को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल और सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को फिर जेल जाना होगा? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है आज केजरीवाल के लिए करवटों भरी रात होने वाली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। से बहुत सारे खुलासे होंगे जो अब तक वो बचे हुए थे। 3 साल से कैग की रिपोर्ट क्यों दबा रखी थी? क्योंकि उसमें बहुत घोटाले थे। उसमें शराब के घोटाले बहुत सारे सामने आने वाले हैं और आप सुनकर चकित रह जाएंगे जिस तरह से शराब की और इसके अलावा जो करप्शन के घोटाले। हमारे वक्त सीएजी रिपोर्ट्स टेबल होती थी, लगातार होती थी। उस वक्त की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स की और आज की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स में भारी कम हो गया है। क्यों हुई है कमी, वो क्यों आई है? यह बताता है कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है, न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का। जिस व्यक्ति की राजनीति कैग रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, वो स्वयं अपनी जवाबदेही से भागते रहे। न जनता को जवाब दिया, न मीडिया को दिया, और जब कैग की रिपोर्ट आई तो विधानसभा में भी जवाब देने से भागते रहे। दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, वो सारी परतें खुलेंगी। अगर किसी ने खाया है, जिसने जनता का लूटा, उसे लौटाना तो पड़ेगा। विधानसभा में आज एक और हंगामा और बवाल हुआ। हंगामे के पीछे वजह मैं आपको पहले बताऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा। रेखा गुप्ता ने जब सीएम ऑफिस संभाला तो रेखा गुप्ता बैठी, उनके एक तरफ देखिए भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद भगत सिंह। ये 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये पहले दिन जब पहुंची थी तब की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने दावा किया रेखा गुप्ता जहां बैठी हैं वहां पीछे वो तस्वीर हटाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगा दी गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगा दी गई है। यानी उनका आरोप था कि बीआर अंबेडकर साहब की तस्वीर हटा दी गई पीछे से और पीछे कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये पूरा बवाल क्या है, बवाल शुरू कैसे हुआ, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो शायद आम आदमी पार्टी बताना नहीं चाह रही। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर यह हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। सीएम ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटा दी गई, उन्होंने कहा। शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी हटा दी गई। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के दौरान सीएम की कुर्सी के पीछे भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो लगी थी। आपका दावा है कि बीजेपी सरकार ने दोनों तस्वीरें हटा दी हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सिख और दलित विरोधी बताया है।
अब इस पर जवाब दिया दिल्ली की सीएम ने और बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीरें लगी हैं, केवल तस्वीरों की जगह बदली गई है। तस्वीरें लगाना एक प्रोटोकॉल है, इसे प्रशासन तय करता है, मुख्यमंत्री नहीं कि कौन सी तस्वीर कहां लगानी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ही तस्वीरें लगी हैं। महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री की तस्वीर है, बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लगी है। यह दावा है बीजेपी का। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं। बीजेपी जो दावा कर रही है कि तस्वीर दरअसल हटाई नहीं गई, तस्वीर वहीं लगी है। देखिए, ये सीएम ऑफिस है। सीएम ऑफिस में एक तरफ आपको सीएम की कुर्सी दिखाई दे रही है, सामने देखिए कुर्सी टेबल नजर आ रही है, वहां लगी है पीएम मोदी, महात्मा गांधी और राष्ट्रपति की तस्वीर। दूसरी तरफ आपको सोफा नजर आ रहा है, यहां गेस्ट बैठते हैं आकर। यहां आपने देखा होगा रेखा गुप्ता अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठी थी सोफे पे। उस तरफ यानी दूसरी तरफ फोटो लगा दी गई है अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की, यानी फोटो हटाई नहीं गई, सिर्फ फोटो की सीक्वेंसिंग बदली गई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से वो पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के बजाय पहले दिन से दिखाई दे रहा है कि ये उन विषयों को उठाएंगे जिन विषयों का कोई अपना आधार नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह, जिनको देश के नौजवानों के साथ साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनकी आज तक सराहना पूजा करता है। उनकी फ़ोटो को हटा देना बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक। अरे कोई तस्वीर नहीं हटी है, वहाँ जाके तस्वीर लगी है, कहीं वैसे ही उठा के तस्वीरें ले रहे हैं। इनका क्या है, अन्ना के हजारे के निकले हुए हैं ये, और अन्ना ने भी कह दिया कि सही हुआ। ये तो हर बात पे झूठ। और पहले तो मैं तक कहता था केजरीवाल झूठ बोलता है, केजरीवाल, ये तो उससे बड़ी झूठी है। करप्शन के चार्ज को कल कैग की रिपोर्ट आने वाली है, उसके कारण से वो मन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा इनका मानना। जैसे बाबा साहब के नाम पर इन्होंने जय भीम के नारे लगाए, मैं भी जोर जोर से लगाना चाहता हूँ जय भीम जय भीम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अजमेर में हंगामा पिछले कई दिनों से चल रहा है। अजमेर में धर्मांतरण का खेल सामने आया है। लोग सड़कों पर उतरे और फांसी की मांग कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं। विजयनगर कांड को लेकर सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरे आज। शख्स है जिस पर आरोप लगे हैं, पूर्व पार्षद है, इसका नाम है हाकिम कुरैशी। इस पर आरोप है, संगीन आरोप, लड़कियों को पहले ब्लैकमेल करने के, उनसे वसूली करने के, दबाव डालकर धर्मांतरण के। इसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इसने बाकायदा अपने पीछे कई युवाओं और लड़कों को लगा रखा था। ऐसे 11 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन्हें इसने लगाया था इस काम में। अजमेर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर लोगों में गुस्सा है। आज अजमेर से लेकर भीलवाड़ा तक हजारों लोगों ने रैली के जरिए आक्रोश दिखाया। लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं।
उसके पीछे कम से कम भी 25-40 आदमी का गिरोह है और उसी की वजह से और ये तार चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इनको फंडिंग होती है, पता नहीं क्या होता है। ये लोग एक के बाद एक पूरी चेन। धर्म परिवर्तन वाले खेल के खुलासे के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। लव जिहाद गैंग के सरगना माने जाने वाले पूर्व पार्षद पर शिकंजा कस गया है। हकीम कुछ कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? हकीम कुरैशी कुछ अपनी सफाई दोगे इस मामले को लेकर? आइए अब आपको बताऊं ये लड़के किस तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, कौन कौन इसमें शामिल है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे 11 लड़के अजमेर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मामला है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़कों का ग्रुप हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। स्कूल जाने वाली 15 से 16 साल की लड़कियों को निशाना बनाते थे। लड़के बाइक पर लड़कियों का पीछा करते थे, दोस्ती करके उनका मोबाइल नंबर ले लेते थे, मैसेज करके प्यार का इजहार करते थे। पीड़ित लड़कियों का कहना यह है कि एक कैफे में ले जाकर छेड़खानी करते थे, वीडियो बनाकर उसके बाद ब्लैकमेल करते थे। कहते थे घर वालों को बताया तो मार देंगे। हमसे दूसरी लड़कियों से बात करने का दबाव बनाते थे। आरोपी नमाज कलमा पढ़ने का दबाव बनाते थे और कहते थे तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा। धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को पूछताछ में बातें बताई हैं। आरोपी लड़के कई बार आपस में बात करते, कहते थे ब्राह्मण की बेटी के धर्मांतरण पर 20 लाख रुपए मिलते, दलित बेटी के धर्मांतरण पर 10 लाख मिलते। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमें पैसों की चिंता नहीं करनी है। और इस खबर के सामने आने के बाद अजमेर में लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद देखिए बुलडोजर पहुंचा है आरोपियों के घर। उनके यहां जो अतिक्रमण हुआ था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है आपको बताऊं, किसने इस पूरी साजिश को रचा है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। हाकिम के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट ने हाकिम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस हाकिम से लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि हाकिम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है वो। हाकिम गैंग के लड़कों को पैसे दिलवाता था, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का दबाव बनाता था। जिस कैफे में हिंदू लड़कियों को लाया जाता था, हाकिम की मदद से ही लड़कों को कैफे में एंट्री मिलती थी। पुलिस अब तक हाकिम समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस पूरे मामले में फंडिंग की भी जांच कर रही है। आरोपियों को पैसे, बाइक, कार कौन उपलब्ध कराता था। ज्यादातर आरोपी कम पढ़े लिखे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है। सभी आरोपी मजदूरी, पेंट करना, फर्नीचर और वेल्डिंग का काम करते हैं। ऐसे में आरोपी महंगे फोन और बाइक कहां से लाते थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस मामले में सीओ सज्जन सिंह क्या कह रहे हैं। अभी तो एक प्रकरण में जिसमें रेप की घटना हुई थी, उसके अंदर इसका जो षड्यंत्र है उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई है, तो उसी आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। क्या भी लग रहा है कि 11 आरोपी के बाद भी अभी और आरोपी हो सकते हैं इस पूरे नहीं, अभी तक तो जो जांच चल रही है उसके अंदर जितने भी लगभग आरोपी थे वो आ चुके हैं। 1-2 कोई और आरोपी है अगर बनते हैं तो उनको भी लाया जाए। जो भी आरोपी हैं उनके द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित या अन्य किसी तरीके से कोई अवैध संपत्ति ग्रहण की गई है तो संबंधित विभाग को उस पर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात जहां भक्ति का सैलाब आया हुआ है, महाकुंभ। यहां आज बड़ी बड़ी शख्सियत पहुंची है। महाकुंभ में बॉलीवुड उतर आया है संगम में। तस्वीर देखिए, अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं। अक्षय कुमार पहुंचे संगम और अक्षय कुमार ने डुबकी लगाई। उन्हें देखने के लिए उनके चाहने वाले भी थे, भक्त भी थे। अक्षय कुमार के बाद देखिए जरा कटरीना कैफ भी आज पहुंची। कटरीना कैफ पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी हुई थी, भगवा वस्त्र पहने थे और उसके बाद उन्होंने वहां डुबकी लगाई। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। उतरा है स्वर्ग प्रयाग में
देखिए जरा, कटरीना कैफ वहां मौजूद अखाड़े तो बहुत से चले गए, लेकिन साधु संत जो मौजूद है उनके कैंप में गई। कटरीना कैफ के साथ साथ देखिए रवीना टंडन को आप देख रहे हैं, रवीना टंडन भी पहुंची थी। पूरा बॉलीवुड आज महाकुंभ में उतर आया था। अब देखिए इसके अलावा बॉलीवुड के साथ साथ क्रिकेटर्स भी पहुंचे। उसमें देखिए ईशांत शर्मा महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई है ईशांत ने। ईशांत के अलावा देखिए नए नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वो भी पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है। सीसी ज्ञानेश कुमार, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ज्ञानेश कुमार के बाद देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अभी डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे भी संगम पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने डुबकी लगाई। इसके अलावा देखिए पंकजा मुंडे पहुंची और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। 12 साल में हमारा कुंभ होता है, लेकिन ये 144 इयर्स में है। तो ये बात ज़रूर है कि हम और हमारे सारे जो मित्र हैं मुंबई से सारे आए हैं यहाँ पे और गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है और जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था और कर लिए। कहते हैं ना कुंभ का बुलावा आता है तो आते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ पर बहुत से सवाल उठाए गए। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने आज विरोधियों को जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं योगी? हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर
भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ दरअसल विधानसभा में बोल रहे थे और विधानसभा में आज हंगामा भी हुआ। यूपी विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ कहा जिसके बाद बवाल हो गया। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी ऐसी बातें बोलते आते हैं? माने पर किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी का। नेताजी का बहुत सम्मान है माने पर, भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है। अरे बताओ ना, मैंने कुछ समझा नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो कहा वो समझा कि नहीं समझा, पहले ये तो पता चले। क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए तो सही क्या अपमान किया। बैठिए बताइए, आप बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा। बैठिए बताइए क्या अपमान किया। अरे आप मुझे बताइए तो सही क्या अपमान किया है। अरे क्या आप कार्रवाई में निकलवाता हूं, आप बताइए कि ये चीज कार्रवाई में लिखी है, मैं निकलवाऊंगा। आप ये बात बताइए कि ये शब्द अपमान वाले कहें, मैं निकलवाऊंगा। कहा होगा तो माफी मंगवाऊंगा। आप बताइए तो सही क्या कहा है। देखिए, सदन हमेशा समाजवादी पार्टी के सदस्य डिस्टर्ब करते हैं, असंसदीय आचरण करते हैं, असंवैधानिक आचरण करते हैं। हमारी सरकार सदन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी को लेकर। नहीं, हम किसी का कोई नाम नहीं लिया गया है और मैं सभी का सम्मान करता हूं और अब जानते हैं कि सम्मान करते हुए अब ये हमारी परंपरा है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है मुख्यमंत्री जी की भाषा के समान है और श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, जिसको बाद में माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन वो केवल लाइमलाइट में आने के लिए और अखबार में छप जाएं, टीवी में चल जाएं। भाजपा के नेताओं को ये लगे कि हाँ ये बहुत बड़े नेता हो गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे थे अलग अलग राज्यों के, लेकिन पीएम मोदी का मिशन बिहार सुर्खियों में। लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीएम मोदी असम पहुंचे शाम के वक्त। असम में रोड शो हुआ, वहां पहुंचे, तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। असम को चाय उत्पादन के 200 साल हो गए हैं। इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री खुली जीप में आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर पहुंचे जहां इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माननीय मोदी डांगरिया हमने के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया के और जोर से हाथ ताली बजाए के धन्यवाद देखले बोले थे। आइए उसके बाद देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ड्रम बजाते हुए नजर आए। ढोल बजा रहे हैं पीएम मोदी।
लेकिन असम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। बिहार में भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ देखिए रोड शो किया है। क्या प्रधानमंत्री ने बिहार से आज इस रोड शो के जरिए चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच पर थे। मोदी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। अगली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ मंच पर थे उस दौर में जब अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार दे, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। इस दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ थे। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से पहले बिहार में थे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ पीएम मोदी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और पीएम मोदी रथ पर। प्रधानमंत्री मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं आज। सबसे पहले दिल्ली से मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे, भोपाल से बिहार के भागलपुर में रैली की, भागलपुर में नीतीश के साथ रैली के बाद गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी पहुंचने से पहले उन्होंने बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। बिहार में उन्होंने विकास और लालू के कुशासन को एजेंडा बनाया। प्रधानमंत्री ने भागलपुर में बिहार के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसे बिहार को 24,000 करोड़ की सौगात बताया गया, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे बिहार में देसी गायों के दुग्ध को बढ़ावा मिलेगा। बरौनी में एक दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया और इस्माइलपुर रफीकगंज रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने भागलपुर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त भी जारी की। 10 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम ने लालू और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा ये जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। पशुओं का चारा खाया, वो हालात को बदल नहीं सकते, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र कर उसे घेरा। आइए अब आपको सुनवाता हूं पीएम मोदी बिहार में थे, क्या कहा सुनिए। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। जो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, शाहबाज को होली नामंजूर है। दरअसल पाकिस्तान में होली मनाने पर एफआईआर हो गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं दाऊद यूनिवर्सिटी में छात्र होली मना रहे थे। इस होली मनाने पर इन छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये देखिए जरा, हिंदू और मुस्लिम छात्रों ने मिलकर होली मनाई है। इस होली मनाने पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इन छात्रों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर हुई है। पाकिस्तान में हिंदुओं के त्योहार कट्टरपंथियों के टारगेट पर होते हैं। जनवरी में बसंत पंचमी पर उड़ाई जाने वाली पतंग बैन की गई। पाक में इस्लामिक उलेमा से लेकर एक फतवा जारी किया गया इसे लेकर कि पतंग उड़ाने को गैर इस्लामी बताते हुए अपराध घोषित किया और इस पर 3 साल जेल, 5 लाख जुर्माने का कानून बनाया गया है। अब पाकिस्तान में होली पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर एफआईआर दर्ज हुई। रंग खेलने वाले छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। धमकाने के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी दी गई। यूनिवर्सिटी में होली खेलने का यह मामला 21 फरवरी का है और दावा तो यहां तक है कि होली खेलने वालों में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, लेकिन रंग खेलने पर सभी की एंट्री यूनिवर्सिटी में रोक दी गई है। सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है और इससे पहले 2023 में होली खेलने पर हिंदू छात्रों पर हमला हो चुका है। तो पाकिस्तान में यह हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पड़ोस में यह हो रहा है, इसलिए यह खबर है अपने आप में। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आगे देखिए ब्रेक के बाद क्या है खास।